स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने सारे एसएसटी के चैप्टर्स का एमसीक्यू टॉपिक वाइज डाल दिया है, जिसको पढ़ने पर एक बार में आपके माइंड में क्लियर बैठ जाएगा कि मेरा तैयारी पूरा हो चुका है और अब पूरा आत्मविश्वास के साथ में एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके पहले आज ही मैंने डाला है हिस्ट्री का 2 यूनिट का वीडियो, जिसको देखने के बाद में हिस्ट्री से आपका माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। चूँकि एक वीडियो में टोटल कवर करना मुश्किल था, इसलिए मैं आज दूसरा इसका वीडियो बना रहा हूँ। ये पार्ट 2 कहा जा सकता है। इसमें मैं यूनिट 3 को लूँगा। यूनिट 3 चूँकि लंबा है, इसलिए एक ही यूनिट आज करेंगे। बाद बाकी जो है कि फिर इसके अगले वीडियो में कल परसों आ जाएगा, ठीक है? चलते हैं हम लोग ये यूनिट देखने। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 के बीच में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं एमसीक्यू, वो ज़रा सा हम देखते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, अंडरलाइन किया है, एज कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर्स, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe and such। यानी कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव कौन से लोग कंसोलिडेट करने लगे, यानी कि मजबूत करने लगे अपने पावर को। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव लोग। और उसके अगेंस्ट में कौन थे? तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म लोग थे, जो कि अपना अपना संगठन को बढ़ा रहे थे रेवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन कि कौन लोग थे जो कि विरोध कर रहे थे, यानी कि रेवोल्यूशन कर रहे थे, उसमें कौन कौन तरह के लोग शामिल थे। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जिसमें प्रोफेसर भी थे, स्कूल टीचर, क्लर्क्स और कुछ कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग भी थे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हो सकता है कि हल्का-फुल्का शोर सुनाई दे रहा होगा दूसरी चीज़ों का भी, क्योंकि आस-पास में शादी का माहौल है, तो कुछ थोड़ा-सा शोर वगैरह को आप ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहला अपहील कब हुआ था? यानी कि सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो बड़ा हम लोग कहते हैं, वो कब हुआ था? तो यहाँ पर सबसे पहला जो हुआ था फ्रांस में अपहील, वो हुआ था जुलाई 1830 को, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं। तो 1815 में कह रहा है कि वी आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉलेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एट द हेड। यानी कि जो फ्रांस में बना था ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो बना था, उसके हेड कौन थे? तो लुइस फिलिप थे, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाता है उसके बाद में आ जाता है मेटरनिक ने एक बात कहा था, और वो कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब कि पूछता है बार बार कि मेटरनिक ने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों कहा था? तो अपने फ्रांस की शक्ति को दिखाने के लिए कहा था, ठीक है। उसके बाद में ग्रीस के बारे में आ जाता है। तो ग्रीस पर शासन कौन करता था, यानी कि ग्रीस किसके अंडर में था? तो ऑटोमान अम्पायर के अंडर में था। कब से था? इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा। तो 15th सेंचुरी से ये ऑटोमान अम्पायर के अंडर में था। ग्रीस वाले लोग कब से अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू किए? तो इसका जवाब हो जाएगा 1821 से शुरू किए, ठीक है। ऑटोमान अम्पायर किस तरह के रिलीजन वाला था? तो ये मुस्लिम अम्पायर था, ठीक है। इसके लिए एक पोएट ने लड़ाई लड़ा था ग्रीस के लिए, और वो है लॉर्ड बायरन। कौन थे? लॉर्ड बायरन। वो कब मर गए? 1824 में मर गए। कैसे मर गए? तो फीवर से मर गए, ठीक है। एट द लास्ट ऑटोमान अम्पायर झुक गया और ग्रीस को आज़ाद कर दिया। तो भाई आज़ाद होगा तो कहाँ से एरिया किसका रहेगा, क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, उसका, इन सभी चीज़ों के लिए भी बातें होती हैं। इसके लिए बैठक हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल में, और ये कहा गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। यानी कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसके लिए हुआ था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रीस की इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी। किससे? ऑटोमान अम्पायर से। कब हुआ था? 1832 में, ठीक है। अब आगे 3.1 में कहता है कल्चर मैंने लगाया है, जो कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल
इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि नेशन को बनाने में ऐसे पूछ सकता है कि क्या इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। उसमें बहुत सारा इसको आपको घुमा करके कई तरह से, मान लो ये लाइन ही दिया रहेगा कल्चर प्लेट जो लिखा हुआ है, तो कल्चर के जगह में आपको दूसरा भी कुछ लिख सकता है, लैंग्वेज लिख सकता है, और भी कुछ लिख सकता है कि क्या ये इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं एक नेशन को बनाने में। तो आपका आंसर हो जाएगा वो जो सही होगा उसमें येस आप लगाएंगे, ठीक है ना, या कल्चर वाला जो होगा उस पर आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो है कि जॉन गॉटफ्रीड हडर के बारे में, जिन्होंने जो कि फिलोसफर थे, उनके बारे में क्वेश्चन कुछ बन सकता है कि कौन थे जॉन गॉटफ्रीड हडर, तो आप बताएंगे जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है। ये इनका जन्म और मरण का दे दिया है 1744 से 1803 के बीच में, 1803 के बीच में। चलिए वो नहीं भी पूछेगा। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था या चाहे ये पूछ सकता है कि किसने ये बोला था, ये लाइन दे देगा, पूछेगा कि किसने बोला था, आपको चार नाम दे देगा, उसमें जॉन गॉटफ्रीड हटर भी दे सकता है, गैरीबाल्डी का दे सकता है, फिर ग्यूसेपी मेज़िनी का दे सकता है, ड्यूक मेटर्निक का भी दे सकता है। तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइन अगर लिखा होगा जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपुल, तो आपको वहाँ पर क्या लगाएंगे जवाब में, आप लगाएंगे जॉन गॉटफ्रीड हडर का नाम, ठीक है। और कॉमन पीपल को क्या कहते हैं, तो दास वोल्क कहते हैं, ठीक है ना। दास वोल्क के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यानी कॉमन पीपल दास वोल्क। बस एक की वर्ड आप याद रखो, कॉमन पीपल बोले तो दास वोल्क बोले तो कॉमन पीपल, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे जैसे भी वो पूछेगा, आप ये कीवर्ड याद रखोगे तो इजीली आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए, कौन सी देश को पार्टीशन किया गया था ग्रेट पावर जो है रसिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, तो पोलैंड है, ठीक है। किसने, दूसरे तरीके से भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सी देश ने पोलैंड का ये किया था, पार्टीशन किया था, तो रसिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। या फिर ग्रेट पावर कौन थे उस समय यूरोप के, तो रसिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए, लैंग्वेज को कौन बनाया अपना हथियार, तो कारोल कुरपिंस्की ने बनाया। इन्होंने क्या किया था, तो ओपेरा खोला था जिसमें म्यूजिक वगैरह जो है ना और फोल्क डांस वगैरह कराते थे। कौन कौन सी भाषा में ये मतलब कि ओपेरा को चलाते थे, तो पोलोनाइज एंड मजूरका भाषा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। इसको भी अगर किसी भी तरीके से आपको पूछेगा, लेकिन आपको कीवर्ड याद रखना है, ठीक है ना। कारोल कुरपिंस्की थे जो कि ओपेरा खोले थे, ठीक है। कौन सी भाषा में ये गीत संगीत और डांस को कराते थे, तो पोलोनाइज एंड मजूर का भाषा में कराते थे, ठीक है। चलिए, उसी चीज़ को फिर यहाँ पर भी उसी चीज़ को फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है कि लैंग्वेज भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाने में, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या किस चीज़ को बढ़ा सकता है, ये भी आप चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, रसिया में जो है 1831 में आर्म्ड रिवेलियन हुआ था रसियन रूल के खिलाफ, ठीक है, लेकिन उसको दबा दिया गया था। कब हुआ था ये आर्म्ड रिवेलियन, तो 1831 में हुआ था, इसको लेकिन दबा दिया गया था। उसके बाद में लैंग्वेज को यहाँ पर हथियार बनाया था एक्चुअली में, पोलिस को, जहाँ पर पोलैंड वाला जो भाग था वहाँ पर रसिया बोलता था कि रसियन भाषा यूज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर लोग जो पोलैंड के थे पोलिश भाषा ही यूज करते थे, तो इसलिए उनको पनिशमेंट दिया जाता था। और लोग जितना पनिशमेंट देते थे उतना ही पोलिश भाषा वो लोग जानबूझ करके यूज करते थे अपना एक आइडेंटिटी बताने के लिए। कौन सी भाषा जो है, कह रहा है कि कौन सी भाषा सिंबल बन गया था स्ट्रगल का रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, तो पोलिश भाषा हो जाएगा, ठीक है ना, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। चलिए आगे आते हैं 3.2 में, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट में सबसे मतलब ज़्यादा हार्डशिप वाला, इकोनॉमिक हार्डशिप वाला समय यूरोप में कौन सा था, तो 1830, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि भाई हार्डशिप क्यों आया था, तो आप सिंपली अगर किसी भी तरह का, खैर बात की बात है, लेकिन आप जान लो कि भाई कहीं का भी हार्डशिप कैसे आता है, जब वहाँ का बिजनेस इंटरप्ट होने लगेगा या फिर फसल बर्बाद हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होने से बेरोज़गारी बढ़ेगा, चीज़ों का दाम बढ़ेगा, तो भाई हार्डशिप हो जाएगी। हम लोग आगे चलते हैं।
द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, यहाँ पर यह थोड़ा सा मतलब मैंने लगा भी दिया है कि जो फूड प्राइसेस वगैरह हैं इन सभी तरह के चीज़ों के बढ़ने से और बैड हार्वेस्ट होने से जो है लोग जो है गुस्सा कर रहे थे, ठीक है ना। एक यहाँ पर दिया हुआ है, उसके नीचे मैंने नहीं लगाया है। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर, यानी कि कैसा ईयर था, तो यानी पूछेगा कि 1848 में क्या हार्डशिप हुआ था, यानी क्या गड़बड़ी हुआ था, चाहे क्या हुआ था यूरोप में, तो आप सीधा बोलेंगे कि फूड शॉर्टेज हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ठीक है ना। जिसके वजह से लोग रोड पर आ गए थे, यानी कि रोड पर आने का मतलब कि विरोध करना शुरू कर दिए थे। नेशनल असेंबली ने क्या घोषणा किया था? नेशनल असेंबली ने क्या घोषणा किया था? तो नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दिया था कि जो भी अब अडल्ट मेल्स होंगे एबव 21 ईयर्स के, चाहे उनके पास में संपत्ति हो चाहे नहीं हो, उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, सफरेज मिलेगा और साथ ही साथ उनको राइट टू वर्क भी मिलेगा। इसीलिए वहाँ पर वर्कशॉप वगैरह भी खोलना शुरू कर दिए थे। चलिए उसके बाद में है कि 1845 में कहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था? तो सैलिसिया गांव है, वहाँ पर रिवोल्ट किया था। किसके खिलाफ किया था? तो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ किया था। कौन किया था? तो वीवर्स लोगों ने किया था, ठीक है। कितने वीवर्स उस गांव में थे, चाहे किस तरह के लोग रहते थे सैलिसिया गांव में, तो सम 18,000 इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ पर रहने वाले लोग थे जो कि कॉटन वीविंग का काम करते थे, ठीक है ना। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती थी। इनकी प्रॉब्लम बहुत ख़राब, बहुत स्थिति ख़राब थी, इसलिए लोग कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो देते थे काम करने के लिए, उनसे डिमांड कर रहे थे बहुत दिनों से कि हमारा वेजेस बढ़ाइए, लेकिन नहीं बढ़ा रहे थे, तो इसलिए उनके खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। मोर्चा खोला कब? 4 जून को 2 बजे, ठीक है ना। 4 जून को 2 बजे इन लोगों ने खोला और लगा मतलब कि मारपीट करने, तोड़-फोड़ करने, और स्टोर हाउस जो उनका था उसमें घुस करके लगा कपड़े वगैरह को फाड़-फूड़ करने। चलिए वो तो अलग बात है, मैंने जो लगाया वो चीज़, चलिए आगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई वहाँ पर 11 जो वीवर्स है ना, वो उसको शूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो वो कैसे? तो यहाँ पर है कितने घंटे के बाद में लौट करके आए, भाग गए थे जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, कितने घंटे के बाद लौट करके आए? तो 24 आवर्स के बाद में आए। किसके साथ में आए? तो आर्मी के साथ में आए। क्या हुआ? तो 11 वीवर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको शूट कर दिया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात है। आते हैं 3.3 में, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स लोगों का रेवोल्यूशन कैसे और कब चला? तो यहाँ पर है 1848 में। फ्रांस कहता है कि फ्रांस हैड अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, यानी कि आखिरकार एट द लास्ट फ्रांस में 1848 में मोनार्कियल शासन यानी कि राजा का शासन का खात्मा हो गया और फ्रांस रिपब्लिक बन गया, जहां पर यूनिवर्सल मेल सफरेज सभी को घोषणा कर दिया, यानी कि जितने भी तरह के लोग हैं सभी को वहां पर मेल को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। 1848 याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एक यहाँ पर 18 मई 1848 को रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे। कितने चुने गए थे, कब चुने गए थे? तो 18 मई 1848 को चुने गए थे। कितने? 831, ठीक है ना। ये कहाँ जा रहे थे? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना जगह लेने के लिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर बनाया गया था? तो संत पॉल चर्च था, बहुत बड़ा चर्च था, उसमें बनाया गया था। वहाँ पर जा रहे थे इस लोग अपना अपना सीट लेने के लिए। चूँकि अब कोई नहीं था हेड, रिप्रेजेंटेटिव तो बन गए, लेकिन जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजते हैं, उनके बीच में वो लोग खुद आपस में ही एक को चुनते हैं अपना लीडर, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चाहे स्टेट में चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो उस तरीके से भाई ये 831 लीडर्स तो हो गए, रिप्रेजेंटेटिव तो हो गए, लेकिन इनका हेड कौन रहेगा? तो इसके लिए इन्होंने ऑफ़र किया फ्रेडरिक विलियम फोर को, ठीक है ना। किसको? तो फ्रेडरिक विलियम फोर को, कि आइए हमारा आप हेड बन जाइए। ये प्रसा के राजा थे। कहाँ के राजा थे? प्रसा के। इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक। चलिए एक चीज़ और है यहाँ पर, ये हालांकि पूछेगा नहीं, नया जो ये पार्लियामेंट बना था यहाँ पर जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, मिलिट्री लोग थे, वो लोग स्ट्रॉन्गर थे,
और पार्लियामेंट का जो मेन सिद्धांत होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, अपना डोमिनेशन कर रहे थे। खैर ये नहीं पूछेगा। हाँ, ये चीज़ है। फेमिनिस्ट मोमेंट क्या है, ये दे देगा, लाइन दे देगा, उसके बाद में आपसे मतलब कि बोलेगा कौन सा बात इसमें सही है फेमिनिस्ट के लिए। तो 3 ठो लाइन जो रहेगा उसमें थोड़ा बहुत गलती रहेगा, 1 ठो सही रहेगा। तो इसलिए की फीचर्स इसका लाइन जो है आपको याद कर लेना चाहिए। ओके, आगे अगर बढ़ देखिए, संत पॉल चर्च है, बहुत बड़ा चर्च था। अब आते हैं हम लोग, कहता है कि थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस वी आर एबल टू सप्रेस लिबरल मोमेंट्स इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। खैर ये भी क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर दे रहा है कि कहाँ कहाँ का राजा लोग जो है ना, वो जो ऑटोक्रेटिक थे वो अब थोड़ा सा शुरू कर दिए थे लिबरल्स लोगों के डिमांड को पूरा करना। तो ये हो जाएगा सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के और वेस्टर्न यूरोप में 1815 पहले से ही शुरू कर दिया था। इसलिए कि भाई अब जब तक मांग पूरा नहीं कर देंगे, जब तक हम लोग ये हमसे लड़ते ही रहते हैं और विरोध हम लोगों का करते ही रहते हैं, हम लोग फिर इनको दबा देते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब आ गया यूनिट 4, जो कि मैं बोला हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और साइड में कुछ न्यू वर्ड्स होते हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, ये पूछेगा तो ये आपको लाइन याद रहना चाहिए। या फिर आपको कह देगा कि व्हाट इज़ कॉल्ड और दे देगा सिस्टम ऑफ आइडियाज़ रिफ्लेक्टिंग अ पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विज़न, और बोलेगा कि इसको क्या कहते हैं। तो उसमें 1 ठो तो सही जवाब रहेगा आइडियोलॉजी, बाकी 3 ठो रहेगा, कोई भी वर्ड रहेगा वो गलत रहेगा, ठीक है ना। आइडियोलॉजी से वो नीति इस तरीके से कुछ भी और मतलब कि दे देगा। उसी तरीके से प्लेबिसाइट भी था, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको मेनली कीवर्ड याद करना है। चलिए थोड़ा सा और साइड से, मैं नहीं देखा हूँ सारे को अभी तक, साइड से ज़रा देख लेते हैं और कोई न्यू वर्ड है क्या। बस उसके बाद में ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो वीडियो एंड जब हो जाएगा तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, है कि नहीं। और उससे भी अच्छी बात, एक कदम और आगे बढ़ कर के क्या आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने जैसे फ्रेंड्स को इसे शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं अब पहुंच गया हूं कहाँ, 3.1 पे पहुंच गया हूं अब, और थोड़ा सा आगे नहीं, बस नहीं है और दूसरा नया वर्ड। तो फिर लास्ट में जहाँ से चले थे वहीं घूम करके हम आ गए। लेकिन अब ये नहीं कि उस समय स्टार्ट किया था, अब स्टार्ट नहीं, अब एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी बढ़िया से करो। ओके, बाय बाय।